चलिए, आज दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों की लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो उन्हें इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। लेकिन इससे पहले कि हम सीधे नंबरों और रैंकिंग पर जाएं, 1 मिनट रुककर सोचते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई देश शिक्षित है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, इस तरह की रैंकिंग में मुख्य रूप से 3 चीजें देखी जाती हैं। पहली, कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। दूसरी, कितने लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। और तीसरी, उस देश का ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। तो अब हम बस एक एक करके देशों के नाम नहीं गिनेंगे, नहीं, बल्कि हम दुनिया के टॉप 20 देशों में अपनाए गए 3 बहुत ही कामयाब और एक दूसरे से बिल्कुल अलग मॉडलों को समझेंगे। हमारा पहला मॉडल है जिसे हम कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी पावर हाउस। इसकी पहचान है कड़ा अनुशासन, जबरदस्त कंपटीशन और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर। ये मॉडल खास तौर पर टॉप पर रहने वाले एशियाई देशों में देखने को मिलता है। इन देशों में शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है। माहौल बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। छात्र अक्सर दिन में 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करते हैं और अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल होता है। और इस कड़ी मेहनत का नतीजा वो भी कमाल का है। जरा दक्षिण कोरिया को देखिए, जहां लगभग 70% आबादी के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। ये नंबर अपने आप में इस हाई इंटेंसिटी अप्रोच की कामयाबी की कहानी कहता है। अच्छा, तो ये तो था एक तरीका। अब चलते हैं दूसरे मॉडल की तरफ। इन्हें हम कहेंगे सुलभ और व्यवहारिक अचीवर्स। ये देश इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा सब तक पहुंचे, प्रैक्टिकल स्किल सिखाए जाएं और छात्रों की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। ये तरीका नॉर्डिक और कुछ दूसरे यूरोपीय देशों में बहुत पॉपुलर है। इस मॉडल के पीछे की सोच बहुत सीधी है। पढ़ाई के रास्ते से पैसों की और दिमागी तनाव की दोनों रुकावटों को हटा दो। यहाँ की सरकारें ये पक्का करती हैं कि पैसों की कमी या स्ट्रेस किसी की पढ़ाई में रुकावट ना बने। बल्कि कई देशों में तो सरकार पढ़ाई करने के लिए छात्रों को पैसे भी देती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है फिनलैंड। पता है, फिनलैंड को अक्सर दुनिया का बेस्ट स्कूल सिस्टम कहा जाता है, और ये सब उन्होंने बिना किसी बड़े एग्जाम के प्रेशर के हासिल किया है। ये दिखाता है कि कम तनाव वाले माहौल में भी कितने शानदार नतीजे आ सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मॉडल की। ये हैं ग्लोबल रिसर्च हब्स। ये वो देश हैं जो दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज़ का घर हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट और रिसर्च के लिए एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम करती हैं। देखिए, हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये नाम किसने नहीं सुने। ये देश अपनी इन्हीं टॉप क्लास संस्थाओं के दम पर आगे बढ़ते हैं। इनका पूरा फोकस रिसर्च, इनोवेशन और दुनिया भर से बेहतरीन छात्रों को अपनी तरफ खींचने पर होता है। तो हमने 3 अलग-अलग लेकिन बहुत कामयाब मॉडल देख लिए। पर अब वो बड़ा सवाल कि इस लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर, यानी नंबर 1 पर कौन सा देश है? और इन सब में जो देश सबसे ऊपर है, वो है कनाडा। जी हाँ, कनाडा की सफलता का राज ये है कि उसने बाकी मॉडलों की सबसे अच्छी बातों को मिलाकर एक तरह का हाइब्रिड, एक स्मार्ट मिक्स सिस्टम बनाया है। यहाँ 60% से ज्यादा आबादी के पास हायर एजुकेशन है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास भी हैं और बाकी देशों के मुकाबले सस्ती भी। और पूरे देश का जोर एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर है। तो इस पूरी पड़ताल से हम क्या सीख सकते हैं? आखिर इस सफलता का सीक्रेट है क्या? अगर हम इन तीनों मॉडलों को आमने सामने रखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एक तरफ पावर हाउस मॉडल का अनुशासन है, तो दूसरी तरफ सुलभ मॉडल की बराबरी और प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर। और तीसरा रिसर्च हब मॉडल है, जो अपनी प्रतिष्ठा और इनोवेशन पर टिका है। और यही सबसे अहम बात है कि देखिए, एजुकेशनल सक्सेस का कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है। कुछ देश जबरदस्त कंपटीशन से टॉप पर पहुंचते हैं, तो कुछ देश सबको साथ लेकर चलने वाली नीतियों से, मतलब कामयाबी के रास्ते कई हो सकते हैं। तो अब ये सवाल सोचने वाला है कि इन सभी शिक्षा प्रणालियों को देखते हुए कौन सा मॉडल एक बेहतर समाज बनाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।